हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने मैटर्स के बारे में देखा, स्टेट ऑफ मैटर्स को देखा और मैटर्स आखिर किस चीज़ के बने हुए होते हैं उनको देखा और आपस में किस तरीके से कंबाइन करते हैं। हाँ, किस तरीके से कंबाइन करते हैं उसको हम लोग फर्दर इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, एटम्स सबसे पहले तो मैटर किसको कहेंगे? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, ठीक है, तो उसको कह देंगे हम लोग मैटर। तो स्टूडेंट, ह्यूमन बींग्स आप लोग जान रहे हैं बहुत ही क्यूरियस है और वो हमेशा से क्या है, कुछ ना कुछ नया खोजने के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इंडियन एक महर्षि थे, ठीक है ना, अभी के समय से बोले जाए तो साइंटिस्ट, ठीक है ना, साइंटिस्ट नहीं ऐसे रिसर्चर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो महर्षि कनद, उसका नाम कनद इसीलिए पड़ा क्योंकि वो कर्ण के ऊपर स्टडी करते थे, ठीक है ना। कर्ण से बना है कनड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, और हाँ स्टूडेंट, वो जो कनड थे वो बचपन से ही क्या है, पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी करते थे, ठीक है ना। पार्टिकल्स के ऊपर उनकी मतलब कि क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा था। तो स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर्स हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम लोग डिवाइड करते हुए जाएंगे तो एक समय, जैसे स्टूडेंट ये हो गया एक, मान लीजिए क्या कि ये प्लास्टिक में कुछ मैटर है, ठीक है ना। तो इसको कट करते हुए जाएंगे करते हुए जाएंगे करते हुए जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा मिलेगा कि अब उसको हम लोग फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फर्दर डिवीजन अब पॉसिबल नहीं है तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको कह दिया उन्होंने परमाणु, ठीक है ना। स्टूडेंट, आप लोगों ने हिंदी में नाम तो ना होगा परमाणु बम, ठीक है ना, तो उसी को इंग्लिश में कह देते हैं एटॉमिक बम, ठीक है ना, या फिर एटम बम। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले उनके बारे में, सबसे पहले स्टूडेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नंबर 1 पे आ जाता है क्या, अराउंड 500 बीसी, ठीक है ना। तो 500 बीसी में क्या है, इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक थे इंडिया का, इंडियन, और दूसरे थे हमारे ग्रीक के, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, एक ही कंक्लूजन पे वो दोनों आए। इंडियन साइंटिस्ट का जो नाम था वो क्या था, कनड। कर्ण के ऊपर स्टडी करते थे बचपन से ही, इसीलिए उसका बचपन में ही नाम पड़ गया कनड। और जो दूसरा था स्टूडेंट वो थे डेमोक्रिटस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, कनड और डेमोक्रिटस में क्या इन्होंने कहा कि मेटल्स आर मेड अप ऑफ, तो मेटल क्या है स्टूडेंट कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं और वो जो सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होता है, यूनिट पार्टिकल्स, उसको कहती है इन्होंने परमाणु। मेटल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज परमाणु, ठीक है ना। तो इन्होंने नाम दिया परमाणु। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब कि उसको फर्दर डिवीजन अब नहीं कर सकते हैं। इन्होंने भी वही कंक्लूजन पे आए जो ग्रीक वाले थे, ठीक है ना। इन्होंने कहा मैटर्स आर मेड अप ऑफ, वही स्टेटमेंट को रिपीट करने से बेहतर है स्टूडेंट कि हम लोग इसको सिंपली लिख देते हैं कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज नोन एज एटम, ठीक है स्टूडेंट। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है, जॉन डाल्टन ने ये वर्ड दिया एटम्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, वो मॉडर्न सेंस में हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो एंशिएंट समय में जो एटम का जो नाम दिया गया है वो थे डेमोक्रिटस, ठीक है ना, और ये ग्रीक के थे। और स्टूडेंट, इसके बाद क्या है कि फर्दर सेकंड में क्या आए, एक और इंडियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, कोई गेस करेगा स्टूडेंट? वो बहुत फेमस आदमी थे, ठीक है ना, वो भी क्या थे, महर्षि थे। तो जैसे स्टूडेंट ये एक फेमस नाम है, इनके ऊपर तो एक फिलोसॉफी भी है, ठीक है ना। तो फिलोसॉफी जो पार्टिकल्स का जो है स्टूडेंट, वो इन्होंने 6 फिलोसॉफी है, आई थिंक 6 टोटल है, एक स्कूलिंग एक नॉन स्कूलिंग वाले केस में
दोनों मिला के 9 फिलोसॉफी है आई गेस, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट एक फिलोसॉफी है इसके ऊपर भी, ठीक है ना। तो एटम्स के ऊपर जो भी फिलोसॉफी वगैरह दिया गया तो उनके फादर इसी को माना जाता है, ठीक है ना, कर्नल को। स्टूडेंट इसके बाद का जो नाम है वो थे कार्टियायन, ठीक है ना, या फिर इसको कार्टियायन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि मैटर्स जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है ना, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो किस स्टेट में रहते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। फ्री स्टेट में नहीं है मतलब कि वो किसी न किसी के साथ कंबाइंड है। किसके साथ कंबाइंड होंगे, या तो वो अपने जैसे पार्टिकल के साथ कंबाइंड होंगे या फिर किसी और पार्टिकल के साथ कंबाइंड होंगे, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एटम आप लोगों ने रियली कहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। हाँ, जो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे है उस पे काम किया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, लेकिन वो नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे आता नहीं, ठीक है ना, उसको बनाया जाता है। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो किस फॉर्म में रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। तो किसके साथ कंबाइंड, आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट है, तो वो खुद के साथ भी खुद के एलिमेंट के साथ भी कंबाइंड होकर के O2 बनाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइंड हो जाएगा तो H2O बन जाएगा, एक सेकेंड, तो H2O बन जाएगा। स्टूडेंट वाटर कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कुल मिला के बात ये कहा इन्होंने कि जो मैटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, तो वो अकेले नहीं रहते हैं। वो क्या है कि पार्टिकल जो मैटर के रहते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे। सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एटम्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट इज एटम। एटम्स आर not found to exist in free state। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, they are found in combined form with same और different atoms। या तो वो सेम मतलब कि खुद के एटम के जैसे, जैसे ऑक्सीजन हो गया OO, ठीक है ना, तो O2 को हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट O डबल बॉन्ड O, तो वो खुद के साथ भी हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे एटम दैट इज वाटर H2O, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर के साथ क्या है, कंबाइंड स्टेट में है। ऑक्सीजन आपका फ्रीली जो है वो आपको एग्जिस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाल्टन्स के बारे में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डाल्टन्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हालांकि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है, उसके क्या क्या मतलब कि मेरिट है और उसे कुछ डिमेरिट्स भी थे, ठीक है ना। तो उन दोनों को ही हम लोगों को देखना है। तो तीसरा नाम इस चैप्टर में आता है स्टूडेंट डाल्टन्स का, एस नहीं होगा यहाँ पे, डाल्टन होगा। तो स्टूडेंट डाल्टन ने क्या कहा, यही कहा स्टूडेंट इसने, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। स्टूडेंट इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर हो, ठीक है ना, तो एक ही मैटर, जैसे स्टूडेंट इसको मान लेते हैं आयरन है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लीजिए ये आयरन है। तो स्टूडेंट इसको यहाँ से निकालेंगे या फिर यहाँ से निकालेंगे या फिर यहाँ से निकालेंगे, किसी भी पोर्शन से अगर इसको कट करके अगर एक थीन सेक्शन हम लोग निकालते हैं तो उसको स्टडी करते हैं, तो हम लोगों को ये मिलेगा कि वहाँ पे क्या है, आयरन के ही पार्टिकल्स है। चाहे वो यहाँ पर से हम लोग कट सेक्शन निकालें या फिर यहाँ से निकालें या फिर यहाँ से निकालें, किसी भी पोर्शन से अगर हम लोग उस वहाँ के पोर्शन को निकालेंगे तो हम लोगों को वहाँ पे एटम्स दिखेंगे और वो एटम किसके होंगे, आयरन के होंगे। मतलब इस हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह के जो मैटर होते हैं उसमें एक ही तरह के एटम्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो और उन सब के प्रॉपर्टीज जो होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है ना। यहाँ का जो प्रॉपर्टी होगा आयरन क्या है स्टूडेंट, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ वाला भी जो आयरन होगा स्टूडेंट, यहाँ से जो कट करके निकालेंगे वो भी आयरन से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो अलग अलग मेटल्स के बने होंगे, अलग अलग मेटल्स के बने होंगे मतलब अलग अलग एटम्स के बने होंगे, अलग अलग एटम्स के बने होंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं रिजल्टेंट में क्या, कि उनके प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे। तो different elements are made up of different atom and hence they show different properties। तो एक तरह के जो
मतलब एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट, वो एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होंगे, तो एक ही तरीके के क्या होंगे, प्रॉपर्टी को शो करेंगे। और अलग अलग जो एलिमेंट्स होंगे तो उसमें अलग अलग पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट सबका प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, किसी का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, किसी का जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो सकता है, किसी का रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल में हम लोगों को दो थ्योरीज को स्टडी करना है, ठीक है। स्टूडेंट अभी जो हम लोगों ने बताया कि अलग अलग एटम जो होते हैं वो उनका प्रॉपर्टी अलग अलग है, उसको आप लोग कहीं पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट हम लोग उसको आगे में लिखवाएंगे, ठीक ना। वो इसी का थ्योरी है, तो इसके थ्योरी में जब हम लोग आएंगे उसको लिखेंगे। स्टूडेंट आप लोग जब तक इतना कॉपी कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल है तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दो नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है और तीसरा ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये उतना खास इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो एटम्स किस तरीके से कंबाइन करते हैं उसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्टूडेंट इसको रख कर रहे हैं। अभी जो लॉ स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके स्कूल में हमेशा एक आध क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ये निश्चित है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कंबाइन करते हैं, ऐसे तो नहीं वो स्टूडेंट की कोई केमिकल रखा हुआ है और यहाँ पे एक रखा हुआ है, हम लोग उसको मिक्स कर देंगे तो वो क्या है कि कंबाइन कर जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट ये भी क्या है, कोई ना कोई केमिकल है, यहाँ पे अगर इसको रख देंगे तो क्या ये और ये रिएक्ट कर रहा नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए स्टूडेंट के कुछ लॉज है जो इसको गवर्न कर रहा है। तो पहला लॉ हो जाएगा स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, मतलब उसको उसका हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहें तो ये इसका कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या चीज है स्टूडेंट, यहाँ पे है मास। मास कांस्टेंट है मतलब मास ना इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मास ना ही इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, mass can neither be created nor be destroyed or matter can neither be created nor be destroyed in a chemical combination। तो कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है या फिर कोई भी केमिकल रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे केमिकल से, ठीक है ना, तो वहां पे जो मास होगा, जो कंबाइनिंग जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट सेक्शन उसको कह देते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो नया चीज बन रहा है तो वो हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक ना। तो इनिशियल में जो भी कुछ है वो हो जाएगा रिएक्टेंट और फाइनल में जो कुछ भी बन रहा है उसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा इस केस में वो कंजर्व रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि इसको किसने दिया था, ठीक है ना। थ्योरी कब आया था स्टूडेंट, इन 1774, ठीक है ना। कौन दिए थे, Lavoisier proposed this theory, ठीक है। तो स्टूडेंट 1774 में इन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया है। इसके हिसाब से क्या है, मास का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोई भी चीज मास है और उसमें मास है अगर है तो वो कुछ ना कुछ ऑक्युपाई भी करेगा वॉल्यूम। तो स्टूडेंट हम लोग इसके जगह पे यूज कर सकते हैं मैटर, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग मास को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैटर कैन नीदर बी neither created nor be destroyed in a chemical reaction या फिर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। दोनों में आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, ये इसका सब पॉइंट होगा, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स नहीं, पेशेंट पार्टिसिपेटिंग मैटर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आर नोन एज रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, हम लोग उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है ना, वो पेज नंबर 32 है मेरे बुक में, और स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंटेक्स में है, ठीक है ना। तो इंटेक्स में क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो स्टूडेंट हम लोग क्या है, क्वेश्चन है कि हम लोग बताना है कि सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे स्टूडेंट Na2CO3, ठीक है ना। स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यही है, और दूसरा है इथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH, इसको कह देते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड। द प्रोडक्ट वेयर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे CO2 बन रहा है, और क्या है, वाटर बन रहा है, और तीसरा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है सोडियम इथेनोएट, ठीक है ना। सोडियम इथेनोएट का मतलब हो जाएगा CH3COONA, ठीक है ना, ये हो जाएगा सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट इसमें जो वैल्यूज है दिया हुआ हम लोग उसको लिख लेते हैं, 5.3 है ये, 5.3 ब्रैकेट की जरूरत नहीं है इसमें, 5.3 ग्राम प्लस इधर पे है 6 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़ते हैं स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 6.11.3 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट है। अब स्टूडेंट की प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर है 0.9 ग्राम, और इधर बन रहा है 8.2 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 8.2 ग्राम, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 10 11.3, तो ये भी हो रहा हमारा 11.3 ग्राम, ठीक है ना, ऑफ यहाँ पे था रिएक्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना कि सिंस mass of reactant is equal to mass of product, hence this equation, ये क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन है, this equation proves law of conservation of mass, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सोडियम इथेनोएट, तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट ये कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है, ठीक है। स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए बस अभी के लिए इतना ही है, आपके सिलेबस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट आपको कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखते हैं स्टूडेंट कि आपके बुक में अगर वो क्वेश्चन होगा तो नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आ सकता है कि ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, 3 4 5 टर्म है स्टूडेंट। तो 5 टर्म में आपको हो सकता है कि कोई 4 टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको बताना है कि 5वां टर्म का जो अमाउंट है, जो वेट है वो कितना है। अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा,
आप इधर का निकाल लीजिए और इधर का निकाल लीजिए। मान लीजिए कि इसका मास दिया हुआ है, इसका मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और इन तीनों का मास दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इधर का तीनों को जोड़ने पे 11.3 आ रहा है, इसमें अगर 5.3 को माइनस कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन वैसा आएगा तो, ठीक है ना। क्वेश्चन जनरली वैसा आता है कि हमारे पास एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है और एलिमेंट सी डी ये हम लोगों को मिल रहा है। तो मास ऑफ ए और मास ऑफ बी और मास ऑफ सी गिवन है, तो मास ऑफ डी क्या होगा अगर हमारा जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है तो, ठीक है। स्टूडेंट एक लॉ और हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं, इसको रब करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, इसको रब कर रहे, ठीक है। अगला स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। स्टूडेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? कांस्टेंट मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ये क्या है, फिक्स्ड होगा, ठीक है, और प्रोपोर्शन का मतलब हो जाता है स्टूडेंट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। तो रेशियो जो फिक्स होगा स्टूडेंट, किस चीज का रेशियो फिक्स होगा, तो कोई भी जो एलिमेंट होगा, सॉरी कोई भी कंपाउंड होगा उसमें जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है ना, तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, कोई सा भी सोर्स क्यों ना हो, ठीक है ना। जैसे कि हम पानी हो गया, ठीक है ना, पानी चापाकल का पानी हो गया या फिर बोरिंग का पानी हो गया या फिर स्टूडेंट है नदी का पानी हो गया या समंदर का पानी हो गया या फिर किसी भी अदर सोर्स का पानी हो गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या होंगे स्टूडेंट, एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है ना। एलिमेंट सेम होंगे तो हम लोग वाटर को ही चेक करेंगे, ठीक है ना। वाटर के साथ अदर भी क्या हो सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स कंबाइन होंगे, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे किस चीज की बात करेंगे स्टूडेंट, कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है ना। वाटर कहीं का भी वाटर हम लोग ले लेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। अगर वो तीसरा एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है उस वाटर में तो आप लोग समझ जाइए क्या कि वो इम्प्योरिटीज है, ठीक है ना, वो पीने लायक नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो हम देखिए एलिमेंट्स हो गया कौन कौन सा, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इनका जो रेशियो होगा स्टूडेंट वो हमेशा फिक्स होगा, और रेशियो जो निकालते स्टूडेंट वो बाय मास हम लोगों को स्टडी करना है। तो बाय मास में क्या होगा स्टूडेंट, H2O है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, H2 है, H2O यही फॉर्मूला है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 1 है तो 16। तो 2:16 को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो 1:8 के रेशियो में मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं जहां तक हम लोगों ने अभी बताया। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इन 1779 कौन थे भाई, वो जोसेफ क्या, प्रोस्ट, ठीक है ना। जोसेफ प्रोस्ट proposed this theory। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या हो जाएगा, इस थ्योरी के अनुसार स्टूडेंट हम लोगों को क्या मिलेगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ केमिकल कंपाउंड consist of same elements combined together in a fixed proportion, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं वाटर, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना स्टूडेंट 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो इसका जो मास हो जाएगा फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए 1 बाय मास, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का मास कितना है स्टूडेंट 2:1 हो जाएगा, मास हो जाएगा 1,
और इसका मास कितना है स्टूडेंट, ये 1 है गुना 16। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया 2 और यहाँ पे हो गया कितना 16, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, ये 1:8 का रेशियो में है। ठीक है, तो वाटर चाहे वो कोई सा भी सोर्स हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन इशू ऑक्सीजन इक्वल टू 1:8 का रेशियो। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट एक और हम लोग ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो स्टूडेंट कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 2 है, तो 16 गुना 2 32 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको अगर कटाएंगे क्या हो जाएगा 4 3 या 4 8 तो ये स्टूडेंट 3:8 बाय किसका बाय मास। ठीक है ना, तो ये 3:8 के रेशियो में हमेशा मिलेगा, चाहे वो मेरे घर का कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर मेरे एरिया का हो या फिर इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर पाकिस्तान का हो या फिर अमेरिका का हो, तो हर जगह 3:8 का ही रेशियो में हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। एक और ले लेते हैं स्टूडेंट अमोनिया का NH3, नाइट्रोजन है और यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग लिख दीजिए वाटर, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो जाएगा स्टूडेंट अमोनिया। तो स्टूडेंट अमोनिया का मास 14 है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन यहाँ है कितना 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 14:3 बाय मास। ठीक है स्टूडेंट, आपके बुक में एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यहाँ पे क्वेश्चन की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ क्या है ये क्वेश्चन यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है ना, पेज नंबर 33 है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या देगा हम लोगों को वाटर देगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 1:8 के रेशियो में कंबाइन करके वो वाटर दे रहा है। अगर हमारे पास 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो हमारे पास व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हमारा जो हाइड्रोजन है वो 3 है, इसको क्या कर दिए स्टूडेंट 1 × 3, तो इसको भी क्या करना होगा 3 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है ना, गिवन हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट, गिवन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये 3 मतलब स्टूडेंट 1 × 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन भी 3 × 8 हो जाएगा, 8 3 24 ग्राम। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि ये 1:8 के रेशियो में है। अगर इसका मास हम लोग 3 टाइम कर रहे हैं तो इसका मास भी हमें 3 टाइम करना होगा। इसका मास अगर 1000 टाइम करना होगा तो इसको भी 1000 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 निकला, इसका 24 निकला। अगर हम लोग 3:24 करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 8 या, ठीक है ना, तो 1:8 यही रेशियो हम लोगों को यहाँ पे वाटर का मिल रहा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि 3 × 8 24, और इन दोनों का रेशियो निकालिएगा आप तो वो रेशियो ये होना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डाल्टन का कितना बड़ा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आज की क्लास यहीं तक। स्टूडेंट इसके बाद जो ड्रागन है वो थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है, 15-20 मिनट उसमें चला जाएगा, इससे बेहतर है कि उसको अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए और इसी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में भी, जहाँ तक आपको बताया है आप लोग वहाँ तक बनाइए और एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी करिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक लिए बाय बाय। 5 सेकेंड है स्टूडेंट।